मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के मामले को एक तरह से देखा जाए तो ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब इस पर फैसला कब होता है, नई गाइडलाइंस कब आती है, हो सकता है कि 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 1.5 साल लगे। कितना समय लगेगा कहना इतना आसान नहीं है। 19 मार्च की सुनवाई है। 19 मार्च तक सबका ध्यान रहेगा और 19 मार्च के बाद जब अगली सुनवाई की तारीख होगी तो लोग भूल जाएंगे कि हाँ, ये मुद्दा भी क्या था, जब तक कि कोई बहुत बड़ा अपडेट ना हो। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र में किसी गरमाते हुए मामले को, जो राजनीति को सूट नहीं करता, उसको इसी तरह ठंडे बस्ते में डालने की परंपरा कई सालों से रही है और वो परंपरा इस बार भी लगातार जारी है। लेकिन आज जो प्रमुख विषय है वो ये है कि बीजेपी के अंदर अब उस खलनायक की तलाश शुरू हो गई है जो देश में सामान्य वर्ग का भी दुश्मन है और जिसने कि इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है पूरी बीजेपी की विचारधारा को, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कटघरे में खड़ी हुई और यह आरोप लगा कि आप तो पूरे हिंदुओं को, पूरे देश को बांट देंगे जातियों में। तो उस व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई है। इस तरह की खबरें मीडिया के माध्यम से लीक करवाई जा रही हैं। आखिर इन खबरों का पूरा सच क्या है? क्या मोदी जी अपनी खाल बचा रहे हैं? अब किसको निशाना बनाने जा रहे हैं? इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, या हम यूं कहें कि बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ, हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ अगर अभी है तो उस विचारधारा के खिलाफ एक नया नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया है और वो नैरेटिव ये है कि मोदी को हिंदू हृदय सम्राट से सीधे तेली बना दिया। तो आज इस विषय पर भी मैं आपसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो प्रोटेस्ट है, वो प्रोटेस्ट जो कि हम ये मान के चल रहे थे कि 1 फरवरी को शायद अब भारत बंद ना हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के संगठन है वो अभी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं और वो 1 फरवरी को भारत बंद करने के ऐलान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अन्य लोग हैं, जो ओबीसी ST है, वो भी आज सड़कों पर उतर आया। तो क्या ये एक देश के अंदर किसी गृह युद्ध का इंतजार किया जा रहा है? आखिर इस पूरे मामले पर सरकार कोई स्टैंड लेके इसको खत्म क्यों नहीं करती है? इसके अलावा हम और भी कई विषयों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी हम कि जो भारत सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो किस तरह से अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, हमारे देश के अंदर आपने देखा है कि जब भी हमारे देश में कोई बढ़िया काम होता है, कोई अच्छा काम होता है, तो सब लोग सारा क्रेडिट किसको देते हैं? प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं। और ये कहा भी जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का नौकरशाही पर बड़ा नियंत्रण है और हर चीजें जो होती हैं वो उनके तत्वाधान में होती हैं। कई बार तो कहा जाता है कि मंत्रियों की नहीं चलती बल्कि सीधे नौकरशाहों की चलती है और सीधे नौकरशाहों से ही, सेक्रेटरी से ही मोदी जी की वार्ता हो जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो लेकिन अब इस दौर में एक नया हम तरीका ढूंढ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो मीडिया न्यूज चैनल्स हैं उनके अंदर जो बीजेपी को कवर करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के मार्फत एक खबर लीक कराई जा रही है और वो खबर सोर्सेस के माध्यम से लीक करवाई जा रही है और वो खबर ये लीक करवाई जा रही है कि आखिर ये सारा का सारा यूजीसी नोटिफिकेशन के अंदर जो गड़बड़ी हुई, सरकार के अंदर वो गड़बड़ी आखिर किसने करी? क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद इस खबर को लीक करवा रहे हैं ताकि निशाना उनके ऊपर ना लगे, बल्कि ये कहा जाए कि दरअसल ये जो नोटिफिकेशन है इसमें गड़बड़ी कहीं उनकी नहीं थी, बल्कि ये गड़बड़ी तो अफसरों से हुई है या शिक्षा मंत्री से हुई है या बाबुओं से हुई है या ब्यूरोक्रेसी से हुई है। शायद इस प्रोपेगेंडे को धीरे धीरे से अब फ्लोट किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उस आदमी की तलाश शुरू हो गई है जिसने कि इस यूजीसी के नोटिफिकेशन को ड्राफ्ट किया है। मतलब खबर तो इस तरह से प्लान की जा रही है कि जैसे लग रहा है कि कोई किसी समंदर में से किसी बूंद को ढूंढना हो या समंदर में से कोई मोती निकालना हो, जबकि वो सरकार में बैठे लोग हैं जो आमतौर पे हमेशा इस तरह के कानून ड्राफ्ट करते हैं, इस तरह के बिल ड्राफ्ट करते हैं, इस तरह के नोटिफिकेशन गैजेट ड्राफ्ट करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तुरंत चाहें तो उसके कॉलर को पकड़ सकते हैं, उसको दंडित कर सकते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं प्रयास ये हो रहा है कि जो शिक्षा मंत्री है उनको बचा लिया जाए, जो प्रधानमंत्री है उनके ऊपर कोई बात ना आए और सारे मामले को एक तरह से रफा दफा करके
छुट्टी मिल जाए, इस तरह की पूरी कोशिश हम जो देख रहे हैं वो लगातार चल रही है। दूसरा, आज एक बड़ा नैरेटिव जो देश के सामने पेश किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उनको तो साहब बीजेपी के समर्थकों ने या जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्होंने तुरंत तेली बना दिया। दरअसल मैं आपको बताऊं कि बड़ी ही चतुराई से 2-3 लोगों की पोस्ट जो है वो वायरल की गई, और उसमें से जब ये पूरा विवाद चल रहा था यूजीसी का, जब लोग सड़कों पर उतर रहे थे धीरे धीरे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था, और जब प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निशाना ऐसा साध दिया गया, सारी की सारी जो तोपें थी वो प्रधानमंत्री मोदी की ओर मुड़ गई, लोगों का गुस्सा प्रधानमंत्री मोदी पर फूटने लगा, नारे लगने लगे, उनके खिलाफ पुतले जलाए जाने लगे, सड़कों पर लोग उतर आए। उस वक्त बहुत धीरे से 2-4 ट्वीट जो है वो कराए गए। अब वो ट्वीट किसने कराए हमें नहीं पता, लेकिन वो ट्वीट हाथों हाथ लिए गए किसके द्वारा? बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा। अब उसमें क्या किया गया कि एक फोटो लगाया गया किसी का अननोन टाइप का, जो किसकी कुछ पहचान भी नहीं थी कि कौन है, और उसमें लिखा गया तेली, मतलब मोदी को तेली कहा गया। तो मोदी जो है वो घांची जाति के आते हैं जो कि कहते हैं कि तेली होते हैं, तो उनको तेली कहा गया। और ये फिर इसके बाद फिर उस पूरे ट्वीट्स का इस्तेमाल जो कि किसी बहुत गणमान्य व्यक्ति ने नहीं किया था, किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ने नहीं किया था, किसी ने किया होगा, या हो सकता है कि खुद ही ये सब प्लान कराया हो बीजेपी ने। कोई भरोसा भी नहीं है कि ताकि मोदी जी को सहानुभूति मिल जाए, एक बीच से निकलने का रास्ता मिल जाए, कहीं से कुछ गुस्सा डाइवर्ट हो जाए, या उनके समर्थकों को एक मौका मिल जाए प्रहार करने का, वो लोग जो सामान्य वर्ग के लिए आवाज उठा रहे थे। तो इस तरह की पोस्ट का इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने, जो बीजेपी के मोदी के घनघोर समर्थक थे, उन्होंने सामान्य वर्ग जो पहले से प्रताड़ित है उसको और प्रताड़ित करने का काम किया, और ये कहा कि ये गालीबाज वर्ग है जो कि प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह से अपशब्द बोल रहा है। इस तरह से प्रयास हुआ। अब ये सारा जो अंदर की राजनीति चली बीजेपी के अंदर, आईटी सेल, ये सब जो चला, इस सबका जो लाभ है, अब उस लाभ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो बौद्धिक लोग हैं, जो उनके चिंतक हैं, या जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा की विरोधी पार्टियां हैं, और जो हिंदुओं को एक नहीं देखना चाहती हैं। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, एक जात पर बात क्या आ गई, हिंदू हृदय सम्राट से सीधे उनको तेली बना दिया गया। इस तरह की बात यहां पे की जा रही है। तो ये नैरेटिव जो चलाया जा रहा है, इस नैरेटिव को चलाने का मकसद इतना है कि बीजेपी या जो भी हिंदुत्व की विचारधारा है उसको फर्जी साबित किया जाए। ये कोई एक फर्जी विचारधारा है और जात सबसे बड़ी होती है, यानी मंडल वर्सेस कमंडल नहीं, मंडल वर्सेस मंडल, जो है वो सब मंडल है, कमंडल कहीं कुछ नहीं है, मंडल ही हावी होना चाहिए। तो ये पूरी कोशिश की जा रही है। अब यहां पर सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि दरअसल अगर चलो ये मान भी लिया जाए, वैसे तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा नहीं, ये साजिश ही है जो की गई सामान्य वर्ग को बदनाम करने के लिए, लेकिन मानिए कि अगर किसी ने जो है वो अगर कहा भी, चलिए मान लीजिए तेली कहा भी किसी ने अगर, तो जरा आप ये सोचिए कि ब्राह्मणों का या सामान्य वर्ग के लोगों का दिल कितना बड़ा है। ना सिर्फ मोदी को 2014, 2019, 2024 में, यानी कि अगर उनको मोदी को तेली ही मान ले, तो चलिए एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को इस देश की जनता ने 3-3 बार प्रधानमंत्री बनाया, जिताया, सवर्णों ने जिताया, सामान्य वर्ग के लोगों ने जिताया। इसको तो मानो, फिर इसको तो मानो कि आखिर उसी जिसको तुम तेली कह रहे हो, उसी तेली ने ही तो आखिर श्री राम लला का तिलक भी किया। उन्होंने ही तो पूरी प्रतिमा को जो पूरी पूजा हुई, जो अनावरण हुआ, उस सब में तो भाई मुख्य यजमान प्रधानमंत्री मोदी ही थे। तो ये तो मानो हाँ कि ये सामान्य वर्ग के लोगों ने करवाया, ये सामान्य वर्ग के लोगों का दिल था कि उन्होंने जो कुछ भी किया ये सब किया। तो सिर्फ एक झूठ बोला जा रहा है। तो मित्रों, दुष्यंत कुमार की बहुत ही प्रसिद्ध 2 लाइनें हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल यह है कि फिर भी तुमको यकीन नहीं है। तो वास्तव में जो पूरा विपक्ष है उसके पास कोई तथ्य नहीं है, उसके पास कोई जमीन नहीं है अपनी बात कहने के लिए, लेकिन वो एक फर्जी किसी तरह के एजेंडे को लेकर आगे चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में अब मुझे लगता है कि जो ये पूरा का पूरा गहराई से समझना पड़ेगा इस चीज को कि किस तरह से एट्रोसिटी लिटरेचर, यानी कि अत्याचारों की जो है मनगढ़ंत कहानियां रची गई। साहित्यिक स्वतंत्रता के नाम पर प्रेमचंद ने जिस तरह की किरदार गढ़े, जिस तरह की कहानियां उन्होंने बनाई, उन कहानियों से कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्रेमचंद ने अपना फिक्शन रचा, उस फिक्शन से जो दलित चिंतक हैं वो भी डिप्रेशन में चले गए हैं, और जो कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग है वो भी अपने आप को गिल्ट महसूस करता है, आत्मग्लानि महसूस करता है कि क्या हम इस तरह से थे। मुझे लगता है कि अब इन सब चीजों के ऊपर व्यापक बहस करने की आवश्यकता है,
क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा दलित वर्ग है या दलित वर्ग के अंदर जो उनके नेता हैं वो पूरी तरह से मिसयूज कर रहे हैं और खुद को पीड़ित दिखा करके जो है वो अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं। और वो पीड़ित हैं कि नहीं इस बात का कोई सबूत, जितना वो दिखाते हैं कि हम बहुत पीड़ित हैं, वैसा उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर मान लीजिए कि हिंदू कहता है कि हम पीड़ित हैं मुसलमानों के द्वारा, तो कितनी ऐसी मंदिर हैं जो कि प्रमाण मिलते हैं, मगर दलितों के संदर्भ में ऐसा कोई प्रमाण कहाँ मिलता है। अगर किसी कहते हैं कि साहब मूछ नहीं रखने दे रहे हैं या घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे हैं, तो देश के अंदर जो है वो लाखों शादियां होती, करोड़ों शादियां होती हैं हर साल में, और उसमें से एक दो घटनाएं आती हैं। तो जो 0.0011% घटनाएं होती हैं उनको तुम लेकर के पूरे सामान्य वर्ग को एक आत्मग्लानि में धकेलने की कोशिश जो करते हैं वो पूरी तरह से गलत है। इस पर विचार होना चाहिए। दूसरी बात ये, मैं एक और बात कहूं इस पर, तेली शब्द पर। भाई तेली जो है वो बेसिकली संस्कृत के शब्द तैलिका से निकला है। मतलब पुराने समय में जो लोग जो है सरसों का तेल या राई का तेल ये निकालते थे उनको जो है वो तैलिका कहते थे। तैलिका वहां से निकला, फिर तेली हो गया, यानी जो तेल लिखा है वो तेली, बाद में वही एक जाति बन गई। दरअसल सारी जो आपकी ये शब्द है उस शब्द के पीछे एक माइंडसेट होता है। जब इस देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग जो है वो तेल निकालते थे और उस समय उनके व्यवसाय को कभी भी कम नहीं आंका गया। जब उनके व्यवसाय को कम नहीं आंका गया कि वो तेल निकालते हैं, तब तक उस तेली शब्द से कहीं भी कोई अपमान बोध का एक जिक्र नहीं होता था या एक अपमान बोध जाहिर नहीं होता था। जैसे मान लीजिए कोई पूजा कर रहा है पुजारी, तो जब तक उस कर्म के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आप सम्मान से कहते हैं पुजारी। अगर आपकी श्रद्धा नहीं तो आप उसको घृणा से कहते हैं पुजारी। दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो कर्म जो है, जो व्यवसाय है उसका सम्मान क्या है। तो दरअसल क्या हुआ कि जब यहां पे अंग्रेज आए, उन अंग्रेजों ने ही बड़ी ही चतुराई से भारत के व्यवसायों पर अपना कब्जा जमाने के लिए जो भारत के लोग व्यवसाय कर रहे थे, जो यहाँ के लोग थे, उन जो हिंदू लोग थे, उनके व्यवसायों को टारगेट किया, उनको अपमानित किया और एक तरह से ऐसा माहौल बनाया कि अगर कोई तेल निकाल रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो एक कोई गलत काम कर रहा है। यानी उनको एक गिल्ट में डाला कि तुम कहाँ ये सब कर रहे हो, देखो वो पंडित जी क्या कर रहे हैं, वो तो पूजा करा रहे हैं, अच्छा काम ले लिए, तुमको बेकार काम दे दिए। इस तरह की जो पूरी विचारधारा एक पैदा की गई पूरे देश के अंदर अंग्रेजों के द्वारा। तो बेसिकली वही मूल बात है कि ये सब जो किया जा रहा है ये अंग्रेजों को किया जा रहा है, पर इसकी सारी जो तोहमत है वो फालतू में जो है वो सामान्य वर्ग पे या ब्राह्मणों पर लादी जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इस पर बहुत गहनता से समाज को चिंतन करने की, विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा ये कि सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, जो कि पिछले 15 दिनों से लगातार ट्रोल हो रहे हैं, आज पहली बार उन्होंने अपना मुंह खोला है यूजीसी के मुद्दे पर। हालांकि अभी भी मुझे यूजीसी के मुद्दे पर मुंह खोला ये शब्द कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, बहुत ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति हैं। मगर उनकी जिस तरह की स्थिति करी गई, जाहिर सी बात है कि जब गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है तो आज वो भी घुन बने हुए, समझ लीजिए वो भी पिस रहे हैं इसमें, जो प्रोपेगेंडा या जो हम बात कहें, जो कह रहे हैं। तो बेसिकली अब इन सब चीजों को देख के लगता है कि आज मुझसे सवाल पूछा गया यूजीसी पर, तो यूजीसी पर सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से ये कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और हम एक बात कहना चाहते हैं कि किसी भी वर्ग के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। यानी लाइन जो है अपनी क्लियर कर दी कि भाई हम किसी वर्ग के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस पर वो कुछ भी अब बोलने को तैयार नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ताओं की खाल जो है वो उधड़ने से बच गई है इस नाम पर कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो एक तो ये बड़ा मुख्य विषय है। दूसरा, आज दो और विषयों पर बात करूंगा। एक तो हामिद अंसारी जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है महमूद गजनबी की बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा है साहब कि महमूद गजनबी तो जो है वो भारत का ही निवासी था और अफगानिस्तान तो भारत का हिस्सा था, उनको विदेशी लुटेरे कहना ये ठीक नहीं है। यानी कि आप देखिए कि किस तरह से, सबसे पहली बात तो ये कि महमूद गजनबी जो है वो एक तुर्क था, और जो तुर्क था वो तुर्की के रहने वाले लोग थे, वो कोई उसको आप ये कहें कि वो अफगानिस्तान का था तो वो कहना उसको उचित नहीं है। दूसरा ये कि चलो ये मान भी ले कि हाँ अफगानिस्तान हमारे देश का हिस्सा था, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वैसे तो ओवैसी के जो छोटे भाई हैं वो भी हमारे देश के ही हैं, यही पैदा हुए हैं, पर उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारतीय संस्कृति पर हमला किया, जिस तरह से भगवान राम को, उनकी माँ को अपशब्द कहे, गाय को अपशब्द कहे, तो अगर वो हमारे देश में पैदा भी हैं, हिस्सा भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। उनकी सोच तो विदेशी हमलावर की है ना, तो उसको विदेशी हमलावर क्यों ना कहा जाए। तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक
एक उनकी लुटेरों के प्रति उनकी आस्था दिखाती है हामिद अंसारी की, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, यही इसका मूल रूप से मतलब है। और उन्होंने सब चीजों को भुला दिया कि सोमनाथ मंदिर को किस तरह तोड़ा गया, और लुटेरा कह रहे हैं, जबकि वो एक मजहबी धर्मांध व्यक्ति था, उसको वो लुटेरा बोल रहे हैं, एक जिहादी था वो। दूसरा, इसके अलावा मित्रों थोड़ा सा हम आज बात करेंगे नाथूराम गोडसे को लेकर के। मित्रों, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, और महात्मा गांधी की आज जो है वो पुण्यतिथि पूरे देश में मनाई जा रही है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि वो जो उन्होंने एक चोला ओढ़ा हुआ है, या ये कहे कि वो गांधीवादी का जो गांधीवाद का चोला जो ओढ़ा हुआ है, वो उन्होंने नहीं ओढ़ा हुआ है, बल्कि पूरे भारत की राजनीति ने गांधीवाद का चोला ओढ़ा हुआ है। और गांधीवाद कहीं है नहीं। आप अब तो बहुत सारी फिल्म आ गई हैं, बंगाल फाइल फिल्म आ गई, सब फिल्में आ गई। आप उन फिल्म को अगर देखोगे तो आपको बड़े आराम से ये बात समझ में आ जाएगी कि गांधीवाद ने सिर्फ इस देश का नुकसान किया और हिंदुओं को कमजोर किया, उनको अहिंसा की बात बता करके उनके अस्त्र शस्त्र छीन लिए और उनको इतना कमजोर कर दिया कि भारत जो है 2-3 हिस्सों में बंट गया। और इस अहिंसा की जो विचारधारा थी गांधी की, इसका परिणाम जो है भारत को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भुगतना पड़ा है। लेकिन इतना सब सहने के बाद भी, इतना सब जानने समझने के बाद भी आज भी लोग गांधीवाद को ढो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई खतरनाक विचारधारा भारत के अस्तित्व के खिलाफ नहीं हो सकती है जो गांधीवाद की विचारधारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो है एक खलनायक को या दुश्मनों को ये कह के बचाया गया कि अगर हर कोई किसी की आंख फोड़ेगा तो सबकी आंखें फूट जाएंगी, सब अंधे हो जाएंगे। इस तरह की बात गांधी जी कहते थे। लेकिन उनके आश्वासन पर लोग जो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रहते थे, मतलब पहले का जो हमारा भारत था जहाँ पे पूरा पश्चिमी पंजाब था, तो वहां पे जो लोग रहते थे, भारत के हिंदू रहते थे, वो गांधी के भरोसे, वो महात्मा गांधी के भरोसे, कुछ लोग कहते हैं उनको महात्मा ही मत कहा करो, तो वो गांधी के भरोसे वहां पर रह रहे थे कि शायद कभी ऐसा हो कि भाई जो है कि जो गांधी ने कहा है कि देश नहीं बटेगा तो देश नहीं बटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो गांधी के भरोसे थे। लेकिन अचानक से देश को बांट दिया गया और इसके बाद सारा नरसंहार जो है वो उन लोगों का हुआ जो वहां पर रह रहे थे गांधी के भरोसे। लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इसके बाद ट्रेनों में भर भर के हिंदू महिलाओं का रेप कर करके उनको गोलियों से भून भून करके ट्रेनों से भर भर के लोगों को दिल्ली भेजा गया। इसके बाद भी गांधी का जो है वो अहिंसावाद खत्म नहीं हुआ। फिर इसके बाद सरदार पटेल ने जब कहा कि जो यहाँ से भी ट्रेनें भर भर की भेजो, वहां पर तो समझ में आएगा उनको, तो यहाँ से जब ट्रेनें भर भर की भेजी गई तो उसके बाद पाकिस्तान में जो है ये सिलसिला जो हिंदुओं को मारने का था कि ट्रेन में भर के मारो उनको, वो रुका। तो ये जो कुछ भी हुआ, गांधीवाद जो है इस देश के इतिहास की सबसे बड़ी भूल है। और गांधीवाद जो है उसने मैं समझता हूं कि हिंदुओं को निशस्त्र कर दिया है और हिंदुओं को नपुंसक बना दिया, हिंदुओं को कायर बना दिया। और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि जो जिहाद है वो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन के मंडरा रहा है। तो हमें इस विचारधारा के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि ये विचारधारा, क्योंकि हम पहले से ही हिंदू बहुत नरम है, तो उसको और नरम करने की आवश्यकता गांधीवाद से बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूं कि ये अपने ऊपर एक कुठाराघात है, तो हमको इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आपके इन सभी विषयों पर जो भी विचार है आप उसको जरूर लिखिए और अपने टिप्पणियां कीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।